आज कैंटीन से निकलते समय छात्रों का जोश किसी भी और दिन से कहीं ज्यादा था। सब लोग एक बड़े समूह में साथ साथ चल रहे थे, दो खास लोगों का पीछा करते हुए उनके मैच की ओर। टॉप रैंकर्स में से किसी एक को लड़ते देखना आमतौर पर ही एक बड़ा स्पेक्टिकल होता था। वजह साफ थी, टॉप रैंकर्स आमतौर पर उन्हीं से लड़ते थे जो रैंकिंग में उनके करीब होते थे। ऐसे में बाकी छात्रों को हाई लेवल स्किल्स देखने को मिलते थे और यह भी समझ आता था कि वे खुद उनसे कितनी दूर या कितने पास हैं। लेकिन आज एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थी। जब से मौजूदा बैच के टॉप रैंकर्स इस मुकाम पर पहुंचे थे, उन्होंने आपस में एक पैक्ट कर रखा था कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे। इसी वजह से अब तक कोई हाई लेवल फाइट नहीं हुई थी, क्योंकि किसी में टॉप रैंकर्स को ओपनली एंटेगनाइज करने की हिम्मत नहीं थी। गैरी के स्टाइल का खुलेआम मजाक उड़ाने के बाद से ही छात्र उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ जरूर होगा, और अब जब वाकई ऐसा हो रहा था तो सब बेहद खुश थे, भले ही लड़ने वाला ग्रीन हेयर्ड न्यूकमर खुद नहीं था। ये अच्छा नहीं है, इजी ने नंबर की चिंता करते हुए इयन से कहा। टॉप 10 में मौजूद किसी को भी कभी भी चैलेंज करने का हक है, यही तो इस सिस्टम का मकसद है। लेकिन पैक्ट की वजह से अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम ज्यादा ही चिंता करती हो, इयन ने कंधे उचका दिए। मेरे हिसाब से तो ये काफी एक्साइटिंग है। मान लो नंबर हार भी गया तो सबसे बुरा क्या होगा? तुम्हारी बातों से जो समझा, पैक्ट का असली मकसद ये था कि हाई रैंकर्स एक दूसरे को बार बार चैलेंज ना करें जब तक उन्हें अपनी रैंक प्रोटेक्ट करनी होती है। नंबर जैसे लोगों के लिए तो नहीं था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे बार बार उसे पीटने में अपना समय बर्बाद करेंगे? तुम नहीं समझ रहे? इजी ने चलते चलते रुककर गहरी सांस ली। मैंने अपोलो और स्टाई के बारे में थोड़ी रिसर्च की है। उनका रिश्ता सिर्फ इस जगह तक सीमित नहीं है, बाहर भी है। स्टाई एक टियर 2 सिटी के गैंग के लिए काम करता है और वो गैंग एक टियर 1 सिटी के गैंग लीडर के अंडर है जो अपोलो से जुड़ा हुआ है। अब समझे कि ये कितना डेंजरस है और क्यों नंबर इतने समय से उनकी बात मानता आ रहा है। ये सुनकर इयन सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में वह खुद क्या करता। एक बात तय थी, वह कभी भी टियर 2 सिटी के गैंग वाले से पंगा नहीं लेता और टियर 1 सिटी से जुड़े गैंग के बारे में तो सोचता भी नहीं। उनका पूरा टियर 3 बिजनेस कुछ ही सेकंड में मिटाया जा सकता था। उसी पल गैरी ने दोनों के कंधों पर हाथ रख दिए। चलो पहले फाइट देख लेते हैं और बाकी बातें बाद में सोचेंगे। वैसे भी तुम ही ने तो कहा था कि गैंग मेंबर्स में प्राइड होती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये अपोलो टाइप का इंसान है जो फाइट हारने पर अपनी गैंग के पास भागेगा या ऐसी बात के लिए गैंग बुलाएगा? बात सही थी, लेकिन इस दुनिया में सेफ रहना हमेशा बेहतर होता था। अब सब लोग बड़े ओवल रूम में जमा हो चुके थे। छात्रों ने आउटर एज पर खड़े होकर बीच में जगह छोड़ी जहां स्टाई और नंबर आमने सामने थे। लगता है तुम्हारा ग्रीन हेयर दोस्त तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही घुस गया है, स्टाई चिल्लाया। जो तुम्हें लगने लगा कि तुम मुझसे टकरा सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी हाई रैंक सिर्फ मेरे बैकग्राउंड की वजह से नहीं है। मैच शुरू हुआ और स्टाई ने ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें उभर आई, कॉम्पाउंड आइज में बदल गई, जिनका रंग हल्का ऑरेंज था। उसी पल उसकी पीठ से एक जोड़ी पंख निकल आए। फिर उसका मुंह थोड़ा लंबा हो गया, प्रोबॉसिस जैसा दिखने लगा, और उसकी पूरी शक्ल एक मक्खी जैसी हो गई। उसी समय नंबर भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। जब स्टाई का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ, उसी वक्त नंबर के सींग भी पूरी तरह बढ़ चुके थे। गोट ऑल्टर्ड ने जमीन पर पैर घसीटे, बिल्कुल बैल की तरह। अगले ही पल नंबर ने जबरदस्त स्पीड के साथ छलांग लगाई और पल भर में दोनों के बीच का फासला मिटा दिया। उस रफ्तार को देखकर कई दर्शकों को लगा कि शायद एक ही हिट में फाइट खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टाई की आंखें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। जैसे ही नंबर ने एक्सेलरेट किया, उसने सब देख लिया और उसका शरीर रिएक्ट करने के लिए काफी तेज था। पंखों का इस्तेमाल करते हुए वह आखिरी पल में हवा में उड़ गया। वो कहां है? नंबर ने सोचा जब उसके सींग खाली निकल गए। ऊपर देखने पर उसे स्टाई दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल उसकी पीठ में तेज दर्द उठा और गोट ऑल्टर्ड घुटनों के बल गिर पड़ा। स्टाई ने न सिर्फ हमला परफेक्ट तरीके से अवॉइड किया था, बल्कि खुद को दूसरे के ब्लाइंड एरिया में परफेक्टली पोजीशन भी कर लिया था। यही था तुम्हारा मास्टर प्लान? स्टाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब क्या बचा है जब सरप्राइज अटैक फेल हो गया? गुस्से में तेजी से घूमकर नंबर ने फिर से स्टाई का सामना किया और जमीन से जोर से धक्का मारते हुए आगे बढ़ा।
सींगों को स्टाई के शरीर में घुसाने के इरादे से। इस बार भी स्टाई साइड में नहीं गया। उसके पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर उड़ गया, हमले से फिर बच निकला। हाहा, मैं तो यहां ऊपर पूरा दिन रह सकता हूं और तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। स्टी हंसा, तुम बस एक बेकार बकरा हो। यकीन नहीं होता कि तुमने सच में सोचा कि अपनी स्किल्स के लेवल से मुझे हरा सकते हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह नीचे आया और नंबर के चेहरे पर एक किक जड़ दी, इतनी तेज कि नंबर रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसकी नाक और मुंह से खून जमीन पर गिरने लगा। नंबर ने एक घूसा चलाया, लेकिन फिर से हवा के सिवा कुछ नहीं लगा। स्टाई का अटैक पैटर्न जारी रहा, एक हिट, फिर पीछे हटना ताकि पलटवार का कोई मौका न मिले। कुछ ही हिट्स के बाद साफ हो गया कि गोट ऑल्टर्ड अब पूरी तरह सिर्फ डिफेंस पर था। हालात बदलने की उसके पास कोई गुंजाइश नहीं बची थी। डैम, गैरी बड़बड़ाया, नंबर अभी लड़ रहा है और इसकी वजह मैं हूं, और अब वो पूरी तरह पिट रहा है। वेयरवुल्फ को यकीन नहीं था कि स्टाई सिर्फ बातें ही करता है या नहीं, लेकिन यह फाइट साबित कर रही थी कि उसकी एरोगेंस उसकी एबिलिटीज पर टिकी हुई थी। नंबर के चैलेंज करने के पल से ही गैरी ने मान लिया था कि उसका दोस्त हार सकता है। बस उसने ये नहीं सोचा था कि हालात इतने वन साइडेड होंगे। क्या मुझे बीच में जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? गैरी ने सोचा, शरीर को रेडी करते हुए। अगर तुम इस फाइट में इंटरफियर करने का इरादा रखते हो, पीछे से एक गहरी आवाज आई, तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। मुड़कर देखने पर गैरी ने अपोलो की विशाल काया देखी, बाहें सीने पर मोड़ी हुई, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसी पल उसकी नजर उस बैज पर गई जिस पर लिखा था नंबर 1। नंबर 1 रैंक वाला व्यक्ति गैरी के बिल्कुल पास खड़ा था। उसका कद बेहद विशाल था और आमतौर पर सिर्फ उसका आकार ही लोगों को डरा देने के लिए काफी होता। लेकिन गैरी ने यह देख लेने के बाद कि वह कौन है, सीधे आगे चल रही फाइट की ओर नजरें मोड़ ली। अगर तुम्हें फाइट चाहिए तो तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हो, गैरी ने अरीना की ओर देखते हुए कहा। कमरे में ज्यादातर लोगों का ध्यान चल रही लड़ाई पर ही था। इसी वजह से इयन और इजी के अलावा किसी को यह पता नहीं चला कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि वे अक्सर गैरी के पास ही रहते थे। इनके अलावा वू और स्नो भी ज्यादा दूर नहीं थे। वे सब सुन तो रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसा मैंने सोचा था, इजी ने मन ही मन कहा। किसी वजह से यह आदमी गैरी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन क्यों? हमें तो उसे वार्न करने का या गैरी को उसके बैकग्राउंड के बारे में बताने का भी समय नहीं मिला। वैसे भी गैरी को जानते हुए वह पीछे हटने वाला नहीं था। वह नर्वस थी, इसलिए नहीं कि उसे लगा गैरी फाइट हार जाएगा, बल्कि इसलिए कि यह सब उसके फ्यूचर पर क्या असर डालेगा। गैरी की बात सुनकर अपोलो हल्का सा हंसा। हाहा, माफ करना, शायद मैंने ठीक से नहीं कहा। वैसे भी मेरे कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं। मैंने एक हफ्ते तक नो फाइटिंग पर अग्री किया है ताकि जगह से आगे बढ़ सकूं। उस वक्त यहां कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। खैर, मैं टीचर्स की बात कर रहा था। वे इस फाइट को ओवरसी कर रहे हैं। यह सब पब्लिकली सबको दिखाया जा रहा है। अगर तुम बीच में कूदे तो टीचर्स तुम्हें रोक देंगे, और अगर उनके पहुंचने से पहले किसी स्टूडेंट को चोट लग गई तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हें पनिशमेंट मिले, शायद इस जगह से बाहर भी निकाल दिया जाए। और मैं सच में नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैंने तुम्हें वार्न किया। यह सुनकर गैरी की भींची हुई मुट्ठियां थोड़ी ढीली पड़ गई। गिल्ट महसूस करते हुए उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन यह जगह बाहर की दुनिया जैसी नहीं थी। एकेडमी से इतनी जल्दी निकाल दिया जाना कोई ऑप्शन नहीं था। अब वह सिर्फ खड़ा होकर उस वन साइडेड फाइट को देख सकता था। स्टाई हवा में डैश करते हुए लगातार हमला करता रहा और हर बार नंबर का वार बेकार जाता रहा। यह नहीं था कि स्टाई बेहद तेज था। असल में उसके अटैक के एंगल्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, और हालात को और बिगाड़ने वाली बात यह थी कि नंबर का रिएक्शन टाइम काफी स्लो था। यह एक भयानक मैचअप था। नंबर की ताकत रॉ पावर और सीधे चार्ज करने में थी, लेकिन स्टाई की स्विफ्टनेस के सामने वह पूरी तरह बेबस था। फिर भी क्राउड को एक बात हैरान कर रही थी। नंबर अब भी खड़ा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और सूज चुका था। उसकी पसलियां और बाहें बुरी तरह ब्रूज थी, और अरीना का लगभग पूरा फर्श अब उसके खून से ढका हुआ था। स्टाई के हमले कमजोर नहीं थे। उसकी स्पीड से मिलने वाला मोमेंटम उन्हें बेहद खतरनाक बना रहा था। बस नंबर का दिल बेहद मजबूत था। क्या तुम बस मुझसे भागते ही रहोगे? तुम्हारे पास जरा भी प्राइड नहीं है?
नंबर ने सूजे हुए मुंह से जुझलाकर चिल्लाया। उसके दांत तक खून से लाल हो चुके थे। यह शायद सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, इजी ने कहा। नंबर उसे पकड़ नहीं पा रहा, इसलिए वह स्टाई को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह कंट्रोल खो दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। नंबर की बातों को अनदेखा करते हुए स्टाई फिर से उड़कर आया। नंबर ने धैर्य रखा। इस बार उसने स्टाई को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह स्ट्रैटेजी थी या उसके पैर जवाब देने वाले थे, यह साफ नहीं था। लेकिन जैसे ही स्टाई उसके बिल्कुल सामने पहुंचा, नंबर ने एक घूसा चलाया। स्टाई ने आसानी से डॉज किया। उसने पूरा शरीर साइड में खिसका लिया और नंबर की बाह के नीचे जिग-जैग करता हुआ निकल गया। फिर उसने अपना घूसा नंबर के चेहरे पर जड़ दिया। इस बार स्टाई रुका नहीं। उसने जमीन पर पैर जमा लिए और लगातार वार करने की तैयारी कर ली। प्राइड? प्राइड की किसे परवाह है? स्टाई ने एक और घूसा मारते हुए कहा। प्राइड क्या कर लेगी? क्या प्राइड तुम्हें यह फाइट जिता सकती है? क्या प्राइड तुम्हें एकेडमी में पहुंचा सकती है? स्टाई लगातार पंचेस मारता रहा। दर्द सहते हुए नंबर ने भी एक और घूसा चलाया, लेकिन स्टाई ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। याद रखना, यह सब तुमने खुद बुलाया है। स्टाई ने नंबर की बांह खींची, उसका चेहरा अपनी ओर लाया और दूसरे हाथ से एक और पंच उसके चेहरे पर दे मारा। नंबर का सिर पीछे की ओर झटका खा गया और उसका शरीर वापस ह्यूमन फॉर्म में लौट आया। एक पल की खामोशी के बाद उसका शरीर पीठ के बल अरीना पर गिर पड़ा और मैच खत्म हो गया। स्टाई ने सिर उठाकर अरीना में मौजूद क्राउड को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर उसने दोनों हाथ जीत के इशारे में ऊपर उठाए और क्राउड जोरदार चीयर्स में फूल पड़ा। फू! तुम घटिया बग आइज! एक कोने से इयन ने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाया। स्टाई ने आवाज की दिशा में देखा। इयन को देखते ही एन छत की ओर देखते हुए सीटी बजाने लगा, जैसे उसे दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज मिल गई हो। यह रिजल्ट सबके लिए एक्सपेक्टेड था। कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन गैरी बिना कुछ बोले अरीना की ओर देखता रह गया। शिट! मैंने क्या कर दिया? मैंने ही नंबर को इस फाइट में धकेला। मुझे खुद उस बग से निपटना चाहिए था। नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि नंबर ने कहा था कि उसे ट्रबल हो सकता है। लेकिन यह पूरा मैस सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं नंबर से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। गैरी ने सोचा, अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो? अपोलो ने चलते चलते कहा। लेकिन इस जगह पर चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यहां तुम हर समस्या को अपनी मुट्ठियों से हल नहीं कर सकते, जैसा तुम पहले करते आए हो। अरीना में बाहर निकलने से पहले स्टी ने नंबर के ऊपर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, कल तुम अपनी हर हरकत पर पछताओगे। स्टाई के जाने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ धीरे धीरे छटने लगी और टीचर्स नंबर को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि रूम के बीचों बीच कोई और पहले से मौजूद था। नंबर के पास घुटनों के बल बैठा हुआ। वह स्टूडेंट बहुत तेजी से वहां पहुंच गया, एक टीचर ने सोचा, गैरी को मानो हवा से प्रकट होते देख। नंबर, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है, गैरी ने कहा। बस बता दो मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या कुछ है जो तुम चाहते हो कि मैं करूं? आंखें खोलकर उसे देखते हुए नंबर ने गैरी से बस कुछ ही शब्द कहे। बस मुझसे दूर रहो। अपने नए कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ गैरी छत को घूर रहा था। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था और सामने खड़ी इस मुश्किल से वह जूझ रहा था। मैं क्या करूं? यही सवाल उसके मन में घूम रहा था। पिछली फाइट के आखिरी दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। नंबर का खून से सना और सूजा हुआ चेहरा, जिसमें वह मुश्किल से देख या बोल पा रहा था। वह तस्वीर उसके दिमाग में उभर आई। फिर भी उसी हालत में नंबर ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर गैरी से कहा था कि वह उससे दूर रहे। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने अंडरडॉग से छुटकारा पाने के बाद यह मान लिया कि आगे सब कुछ आसान होगा? जो भी हो, मैंने गड़बड़ कर दी। अगर मैं स्टाई को हरा भी दूं, तो वह अपनी झुंझलाहट नंबर पर निकालेगा। और मुझे नहीं लगता कि उससे ऊंचा रैंक हासिल करना भी कुछ बदल पाएगा। शायद इसके बाद वे नंबर के साथ और भी बुरा व्यवहार करें। इस वक्त गैरी को हाउलर्स की पहले से कहीं ज्यादा याद आ रही थी। अकेले फैसले लेना कठिन था। अगर मुमकिन होता तो वह अभी फोन उठाकर खाई से बात करता और उससे पूछता कि इस हालात में सबसे सही कदम क्या होगा। गैरी को पूरा यकीन था कि खाई के पास कोई न कोई आइडिया होता और वह कोई भी कदम उठाने से पहले उसके नतीजे समझा देता। लेकिन अफसोस,
इस जगह कम्युनिकेशन की इजाजत नहीं थी, कम से कम फोन के जरिए तो बिल्कुल नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाता। असल एकेडमी में पहुंचने के बाद यह कोई समस्या नहीं रहने वाली थी। रुको जरा, इसका मतलब यह तो हुआ कि स्टाई और बाकी लोग भी बाहर कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई ऐसा तरीका न हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर भी वह टॉप 10 में से एक है और 2-3 दिनों में यहां से निकल जाएगा। काफी देर तक दिमाग दौड़ाने के बाद भी गैरी को कोई हल नहीं सूझा। शुरुआत में उसका प्लान था कि टॉप 10 में से किसी एक को हराए और फिर एक हफ्ते बाद आगे बढ़ जाए। लेकिन अब वह नंबर को ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अगला दिन आ गया। गैरी ने नंबर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। टीचर्स उसे जहां भी ले गए थे, वह अभी तक वापस नहीं लौटा था। हाँ, स्टाई से उसकी कई बार नजरें मिली, लेकिन स्टाई हर बार तुरंत नजरें फेरकर वहां से चला जाता। छ, मैं सोच रहा था कि उन्हें मुझे चैलेंज करने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन ये फैक्ट वाली बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, गैरी ने सोचा। लंच का इंतजार करते हुए गैरी ने अपना गोल तय कर लिया। फिलहाल वह टॉप 10 में से किसी को गिराने वाले प्लान पर ही टिकेगा, लेकिन उससे पहले वह अच्छे से लंच करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास काफी एनर्जी हो। स्टाई को देखकर उसे समझ आ गया था कि उसके कुछ ओपोनेंट्स उसकी ही लेवल के करीब है। वह सबको एक ही वार में नहीं गिरा सकता। लंच शुरू होने से ठीक पहले नंबा आखिरकार वापस आ गया। वह काफी बेहतर दिख रहा था। सच कहें तो यह बताना मुश्किल था कि वह कभी फाइट में शामिल भी हुआ था। ऑल्टर्ड की हीलिंग स्पीड वाकई हैरान करने वाली होती है और एकेडमी की मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ स्टूडेंट्स हर दिन पूरी ताकत से लड़ने का रिस्क ले सकते थे। गैरी की नजर नंबर पर थी। उसने देखा कि नंबर सीधे सी तरफ जा रहा था, दूसरे स्टूडेंट्स की घूरती नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। दखल मत देना, तुम हालात और बिगाड़ दोगे। गैरी रुक गया, एक पल के लिए सोचा कि क्या पास जाकर उनकी बातचीत सुननी चाहिए। लंच शुरू हो चुका था और हमेशा की तरह गैरी सबसे पहले पहुंचने वालों में था। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। मील ठीक ठाक था, इतना कि उसकी एनर्जी दिन भर कम नहीं होगी, लेकिन बढ़ेगी भी नहीं। सिर्फ 300 एनर्जी, फिर भी उसके हिसाब से वह कुछ ओपोनेंट्स को जल्दी हरा सकता था। और अगर फाइट ज्यादा कठिन हो जाती तो वह अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकता था। लंच खत्म करने के बाद गैरी इजी और इयन के पास चला गया। वे कुछ दिनों से लड़े नहीं थे और अपनी अगली असेसमेंट का इंतजार कर रहे थे। तीनों बात कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ देर बाद टॉप रैंकर्स अंदर आए और उनके पीछे पीछे नंबर भी था, स्टाई के करीब ही। पहले की तरह नंबर स्टाई के लिए खाना लेने गया, लेकिन उसके हाथ में जो बोल था उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। जब नंबर ने उसे रखा तो सबने देखा उस बोल के अंदर कुछ हिलडुल रहा था। जैसा कि तुम सब जानते हो, टॉप 10 स्टूडेंट्स जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, बस दिन की शुरुआत में रिक्वेस्ट डालनी होती है। स्टार ने ऊंची आवाज में कहा ताकि आसपास के सभी लोग सुन सकें। इसीलिए मैंने अपने साथी पार्टिसिपेंट के लिए कुछ खास मंगवाया है, कुछ बढ़िया वर्म्स। उसने वर्म्स से भरा बोल नंबर की तरफ सरका दिया। नंबर नीचे देखने लगा। उन वर्म्स पर अभी भी मिट्टी लगी हुई थी, जैसे उन्हें अभी अभी जमीन से निकाला गया हो। यह मेरी तरफ से ट्रीट है और ध्यान रखना, एक एक वर्म खाना। स्टाई मुस्कुराया। स्टाफ ने इन्हें इकट्ठा करने में काफी मेहनत की है। टेबल पर बैठे कुछ लोग और आसपास के स्टूडेंट्स अपने खाने से उचट गए। बाकी सब बस ये देखने लगे कि क्या नंबर सच में ये खाना खाएगा। नंबर ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर बोल उठा लिया। वह मुंह से कुछ सेंटीमीटर दूर रुका, फिर एक गल्प के साथ मुंह खोला और वर्म्स अंदर डाल दिए, चबाने की बजाय निगलने की कोशिश करते हुए। लेकिन मुंह के अंदर उनके रेंगने का एहसास सहन से बाहर था। वह गैग करने लगा। फिर आधा भरा बोल वापस रखते ही उसने जमीन पर उल्टी कर दी। उसकी उल्टी में पहले का खाना और वे रेंगते हुए वर्म्स साफ दिख रहे थे। यह तो बहुत ही बदतमीजी है। स्टी खड़ा होते हुए बोला, देखो कितना वेस्ट हो गया। मुझे लगता है तुम्हें इसे खाना चाहिए। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? मुझे लगता है तुम्हें जमीन पर झुककर यह सब चाट लेना चाहिए। नंबर का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह घुटनों के बल बैठ गया। उल्टी को देखते हुए उसकी आंखें भर आई। मुझे मुझे करना होगा, करना ही होगा, वरना मेरा परिवार, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है उसके बाद नहीं। मुझे माफ करना, मैं बेहतर नहीं कर पाया।
और गैरी, कल मैंने जो कहा उसके लिए माफ करना। मुझे पता था तुम बीच में आ जाओगे और फिर तुम भी इसी गंदगी में फंस जाओगे। स्टाई ने नंबा की पीठ पर पैर रखा और उसे उल्टी की तरफ धकेल दिया। तभी उसका ध्यान किसी और पर गया। जैसे पिछले दिनों हुआ था, एक जाना पहचाना व्यक्ति कमरे को पार कर हुआ आ रहा था। देखो, तुम्हारा हीरो फिर से तुम्हें बचाने आ गया। स्टाई हंसा। क्या करेगा? फिर से मुझे घूरेगा। गैरी बिना कुछ कहे चलता रहा। न उसकी चाल धीमी हुई, न उसने सिर उठाया। टेबल तक पहुंचते ही उसने एक हाथ से वर्म्स वाला बोल उठा लिया। किसी के कुछ समझ पाने से पहले और स्टाई के रिएक्ट करने से भी पहले वह बोल सीधे इस स्टाई के चेहरे पर दे मारा। एक जोरदार आवाज गूंजी। बोल का टुकड़ा टुकड़े बिखर गए। स्टाई के चेहरे पर खरोंचें पड़ गईं और संतुलन खोकर वह जमीन पर गिर पड़ा। वर्म्स उसके चेहरे पर फैल गए। खुद खा ये फकिंग वर्म्स, तुम घटिया फ्लाई। कैंटीन में मौजूद हर किसी के लिए ऐसा लगा मानो समय अचानक थम गया हो। पूरा डाइनिंग हॉल सन्नाटे में डूब गया था। यहां तक कि रैंक 1 वाली टेबल पर बैठे लोग भी स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रतिक्रिया क्या हो। और गैरी, वह बस वहीं खड़ा था, स्टाई की ओर नीचे देखते हुए। स्टाई को चोट लगी थी, मगर इतनी नहीं कि वह उठ न सके। उसने अपने चेहरे से कीड़े झटके और खड़ा हो गया। तू कमीना, वह चिल्लाया। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। गुस्से में वह खुद को बदलने ही वाला था कि तभी अचानक एक ताकत ने उन दोनों को जकड़ लिया। उनके बीच एक साया आ गया और गैरी को अनायास एक कदम पीछे हटना पड़ा। हरकत मत करो, एक आवाज गूंजी। जब तक मामला सुलझाया न जाए, शांति बनाए रखो। बोलने वाला उन शिक्षकों में से एक था जो लगातार छात्रों पर नजर रखते थे। एक शिक्षक ने स्टाई को पकड़ लिया इससे पहले कि वह उड़ान भर सके और दूसरा गैरी के सामने आकर खड़ा हो गया। कैंटीन में लड़ाई की अनुमति नहीं है, शिक्षक ने कहा। हमलावर और पीड़ित दोनों को हमारे साथ चलना होगा ताकि इस मामले का निपटारा किया जा सके। हमारे साथ आइए। कई छात्र सिर हिलाने लगे। जो उन्होंने देखा था से उस पर यकीन नहीं हो रहा था, खासकर अपोलो और इजी। उनके मन में एक ही डर था। गैरी, गैरी, तुम मुझसे कभी बात क्यों नहीं करते या कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? इजी ने मन ही मन सोचा, ऐसे अचानक हमला करना बिना चुनौती दिए, शिक्षक तुम्हें यहां से निकाल भी सकते हैं। गैरी और स्टाई ने बिना विरोध किए शिक्षकों का पीछा किया। दरवाजे बंद होते ही पूरा डाइनिंग हॉल शोर और हलचल से भर गया। तुमने देखा? एक छात्र बोला। उसने सीधा प्लेट स्टाई के चेहरे पर मार दी। वो कौन है? क्या वो सिर्फ एक रिक्रूट नहीं था, असेसमेंट वाला? हाँ, दूसरा बोला। लगता है उसके दिमाग में कुछ डीला है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह पहली बार नहीं है जब वह टॉप टेबल तक गया हो। सच कहूं तो मुझे बाहर निकाले जाने से ज्यादा इस बात की चिंता होती कि अकादमी के बाहर उसके साथ क्या होगा। इन सब के बीच नंबा अब भी फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। गैरी, तुम क्या कर रहे हो? उसके मन में तूफान मचा था। क्या तुम सिर्फ एक एहसान के लिए अपनी पोजीशन, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? मूर्ख मत बनो। डाइनिंग हॉल के बाहर कुछ और लोग भी सिर हिला रहे थे, खासकर वे 3 प्रोफेसर्स जिनकी नजर लगातार गैरी पर थी। उन्हें हर घटना की जानकारी दी जा रही थी और कुछ फैसलों के लिए उन्हें बुलाया भी गया था। ये लड़का, हाय ने जुझलाकर कहा, पूरी फैसिलिटी में कोई हरकत नहीं करता और फिर पहली ही चाल में नियम तोड़ देता है। तुम जानते हो नन, इसका क्या अंजाम हो सकता है? वह परिवार हमें भी निशाना बना सकता है। इतना नाटकीय मत बनो। हम्फ्री ने कॉफी की एक चुस्की ली। जो भी यहां आता है उसे परिणामों के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। सिर्फ इसलिए कि हमला करने वाला लो बैकग्राउंड से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। वैसे भी इस मामले को सुलझाने का एक आसान तरीका है। उसने एक शिक्षक को बुलाकर निर्देश दिए। फिलहाल स्टाई और गैरी दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया था। वे मेडिकल रूम्स थे जो फैसिलिटी से जुड़े थे, लेकिन छात्रों को वहां तब तक अनुमति नहीं होती जब तक वे घायल न हो। स्टाई को सबसे बेहतरीन इलाज दिया जा रहा था ताकि सूजन और चोट जल्दी ठीक हो जाए। दूसरी ओर गैरी निगरानी में था, जब तक स्टाफ यह तय कर रहा था कि आगे क्या किया जाए। स्टे के कमरे में खड़े शिक्षक को निर्देश मिल चुके थे। आप दोनों के बीच मामले का एक एक समाधान सामने रखा गया है, शिक्षक ने कहा। प्रोफेसर्स चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक मैच कराया जाए ताकि यह दुश्मनी यहीं खत्म हो जाए। हालांकि उसने सख्ती से जोड़ा, मैच के बाद किसी भी तरह की झड़प की अनुमति नहीं होगी जब तक वह ऑफिशियल ड्यूल न हो।
अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ, तो बिना किसी अपील के इंस्टिगेटर को या जरूरत पड़ी तो आप दोनों को तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। यही शर्तें दूसरे छात्र को भी समझाई जा रही हैं। स्टी ने मुट्ठी भींच ली। उसे यह नाइंसाफी लग रही थी। शुरुआत तो दूसरे ने की थी, लेकिन वह तुरंत सीधा हो गया। यही तो वह चाहता था, बहुत समय से। फोर्स्ड मैच, उसने दांत पीसते हुए कहा। मुझे मंजूर है। अब अपोलो कुछ नहीं कह पाएगा कि मैंने शुरू किया। लाओ, सामना करवाओ। मैं उस कमीने को ऐसा पछताऊंगा कि वह कभी मेरे सामने आने का सोच भी नहीं पाएगा। जब स्टाफ यह फैसला सुना रहा था, उसी दौरान छात्रों के लिए लंच खत्म हो चुका था। फिर भी ज्यादातर छात्र उसी घटना में उलझे हुए थे, फैसले का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। डबल दरवाजे खुले और दो शिक्षक अंदर आए। उनके पीछे दोनों छात्र। उन्हें फैसिलिटी के केंद्र में ले जाया गया और जल्द ही वे तथाकथित अरीना में खड़े थे। रैंक 42 और रैंक 4 के बीच ऑफिशियल मैच शुरू होने जा रहा है, शिक्षक ने घोषणा की। जब तक कोई हार न माने, बेहोश न हो जाए या हम फैसला न सुना दे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्टाई दूसरी ओर चला गया और गैरी की ओर मुड़ा। उसके भीतर उबलता गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। ऐसा अपमान उसने पहले कभी नहीं झेला था, और वह भी सबके सामने। तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। स्टी गर्जा, मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा, हड्डियां चकनाचूर कर दूंगा और तब तक पीटूंगा जब तक तुम भीख न मांग लो। और यह अंत नहीं होगा। उसकी आवाज पूरे आरीना में गूंज उठी। मैं तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्तों, हर उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जिसकी तुम्हें परवाह है, और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सब कुछ तुमसे छीन लेता हूं। अरीना में सन्नाटा छा गया। गेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा, न हिला, न अपने जज्बात दिखाए। इयन ने धीमे से पूछा, गैरी, वह जीत सकता है ना? जीत सकता है, इजी ने जवाब दिया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। और अगर स्टाई जीत गया, तो वह गैरी को सिर्फ मारकर छोड़ने वाला नहीं है। अरीना में मैच शुरू हुआ। स्टाई की पीठ से पंख निकले, उसकी आंखें बदल गईं। वह तुरंत गैरी की ओर उड़ा, जैसे हमला करने वाला हो, लेकिन आखिरी पल में दिशा बदल ली। वह पहले से कहीं तेज है। नंबा ने डर से निगला। वह सच में पागल हो चुका है। अरीना के ऊपर चक्कर काटते हुए स्टाई लगातार जगह बदल रहा था, ताकि गैरी अंदाजन लगा सके कि अगला हमला कहां से आएगा। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक तड़पाऊंगा, स्टाई चीखा और फिर से झपटा। तुमने एक गलती की, गैरी ने शांत स्वर में कहा। अगले ही पल उसने मुंह खोला और एक भयानक हाउल निकाली। उस आवाज के साथ वहां मौजूद हर किसी के शरीर में एक अजीब सा एहसास दौड़ गया। यही है, यही मैं देखना चाहता था। अपोलो मुस्कुराया। स्टाई पर उसका असर सबसे ज्यादा हुआ। अचानक उसके भीतर बस एक ही ख्याल रह गया, गैरी पर हमला करना। उसकी रफ्तार और बढ़ गई। फुल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटेड। उसके पहुंचने से पहले ही गैरी का पूरा शरीर बदलने लगा। हाथ पैरों पर घने बाल उगाए, कपड़े फट गए, शरीर विशाल हो गया। मुंह लंबा हुआ, कान नुकीले हो गए। कुछ छात्र ये देखकर सिहर उठे। ये किस तरह का मॉन्स्टर था? अगले ही पल गैरी ने हवा में ही स्टाई के कंधे जकड़ लिए, उसे वहीं रोक दिया। तेज पंजे स्टाई के शरीर में धंस गए। वह दर्द से चीख पड़ा। जितना भी छटपटाया, वह खुद को छुड़ा नहीं सका। रिपोर्ट करो। अब क्या करें? शिक्षक घबराकर हायर अप से निर्देश मांगने लगे। गैरी ने अपनी पकड़ और कस ली। स्टाई दर्द से गिड़गिड़ाने लगा। तुम मेरे परिवार या दोस्तों को धमकी नहीं दोगे। गैरी की आवाज भारी और ठंडी थी। उसने अपना जबड़ा चौड़ा खोला और उसके नुकीले दांत स्टी में धंस गए। फैसिलिटी में मौजूद कई ऑल्टर्ड्स को अरीना में दिखा नजारा अपनी आंखों पर यकीन नहीं दिला पा रहा था। उनके सामने खड़ा ऑल्टर्ड वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वे आमतौर पर देखते आए थे। रेजर तेज नुकीले दांत, लंबे पंजे, मुंह से टपकती लार और लाल चमकती आंखें। वह किसी भयानक सपने के मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। सिर्फ गैरी के उस रूप को देखकर ही कई लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह नजारा उनके लिए बेहद दुर्लभ था। आमतौर पर ऑल्टर्ड्स पहले अपने शरीर के कुछ हिस्सों को बदलना सीखते थे। समय के साथ वे अलग अलग हिस्सों को मिलाकर अपने लिए सबसे उपयुक्त रूप बनाते थे। मगर पूरी तरह से बीस्ट फॉर्म में बदल पाना ऑल्टर्ड्स के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता था। कुछ ऑल्टर्ड्स तो यह भी नहीं जानते थे कि उनका असली बीस्ट फॉर्म कैसा दिखेगा, क्योंकि जिन थोड़े से हिस्सों को वे बदल पाते थे, उनसे पूरे बीस्ट की कल्पना करना आसान नहीं था। हाँ, कुछ मामलों में इस बात पर निर्भर करता था कि वे ऑल्टर्ड कैसे बने। एनआरवी जैसी कंपनियां उन्हें वह बीस्ट दिखाने की अनुमति देती थीं,
जिसका डीएनए उनके अंदर डाला गया था। फिर भी ज्यादातर लोगों की नजर में ऑल्टर्ड्स अब भी इंसान ही थे। लेकिन गैरी को देखकर यह मानना मुश्किल हो रहा था कि वह सच में इंसान है। एरिना में गैरी स्टाई को घूरते हुए खड़ा था। उसने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। पंजे शरीर में धांसे हुए थे और अपने विशाल मुंह से उसके कंधे को जोर से दबोच रखा था। नुकीले दांतों के निशान स्टाई की छाती तक पहुंच चुके थे। काटते हुए गैरी को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है और उसने खुद को रोक लिया, वरना वह अपने ओपोनेंट का आधा शरीर ही चबा जाता। हालांकि बाहर से देखने वालों को यह यकीन नहीं होता कि स्टाई की जान सिर्फ इसलिए बची थी क्योंकि गैरी ने खुद पर काबू पा लिया था। उसके पंजों से खून टपक रहा था। सामने स्टाई पूरी तरह बेहोश हो चुका था, सदमे से। उसी पल गैरी ने उसे छोड़ दिया। स्टाई जमीन पर गिर पड़ा, अपने ही खून के फैलते हुए तालाब में। मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने का इरादा नहीं रखता था। गैरी ने मन ही मन सांस छोड़ी। मैं बस बहुत ज्यादा गुस्से में था। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। भले ही वह इसके लायक था, लेकिन अब सबको दिख गया कि मैं असल में क्या हूं। गैरी का शरीर धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगा। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर जरूरी हिस्सों को अब भी ढके हुए थे। जब वह पूरी तरह इंसानी रूप में लौट आया तो उसने फिर से स्टाई की ओर देखा। कमबख्त, मैंने उसे काट भी लिया। जब गैरी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होता था और गुस्से में होता था तो उसे लगता था कि वह खुद को कहीं खो देता है। खासकर अभी उसके भीतर सामने पड़े इंसान को काटने की तीव्र इच्छा थी। शायद उसके वेयरवुल्फ इंस्टिंक्ट्स जाग गए थे। उसे बता रहे थे कि शिकार को खाकर और ताकतवर बनो। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। गैरी के बैज पर लिखा नंबर, वह अब 4 हो चुका था। इसका मतलब था उसने वह पोजीशन हासिल कर ली थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और स्टाई की हालत देखते हुए इसमें कोई शक नहीं था। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता अब यह थी कि स्टाई जिंदा भी है या नहीं। किनारे खड़े शिक्षक तुरंत अरीना में पहुंचे और स्टाई की हालत जांचने लगे। कमाल है बच्चे, एक शिक्षक ने बेहोश स्टाई को उठाते हुए कहा। क्या तुम जरा हल्के हाथ से नहीं कर सकते थे? उस पर दोष मत डालो, दूसरे शिक्षक ने जवाब दिया। यह किसी ने सोचा नहीं था। गलती हमारी थी और उसने ये लड़ाई पूरी तरह नियमों के तहत जीती है। अब चलो इस छात्र को इन्फर्मरी ले चलते हैं। गेरी की ओर मुड़ा। और तुम अब और परेशानी मत खड़ी करना, हम तुम्हें देख रहे हैं। शिक्षक स्टाई को लेकर जल्दी से अरीना से निकल गए। फर्श पर फैला खून साफ करने का समय किसी के पास नहीं था और गैरी अब भी उसी पर खड़ा था। हे, यह सब तुम्हारी कैलकुलेशंस में था? इयन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, इजी ने जवाब दिया। वह अब भी गैरी को देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि वह उससे डर क्यों महसूस करती थी। पहले वह उस भावना को समझ नहीं पाई थी, मगर अब साफ था। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे चेतावनी दे रही थी कि इस इंसान से उलझना ठीक नहीं। मुझे नहीं पता था कि वह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शायद किसी को नहीं पता था। वह पहले ही काफी ताकतवर था और अब पता चला कि वह अपनी असली ताकत छुपाए बैठा था। क्या उसने हमसे अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोला? यही एक सवाल इजी के दिमाग में घूम रहा था। लेकिन गैरी ऐसा इंसान नहीं लगता था। तो क्या वह बस नेचुरली टैलेंटेड था? फिर उसके ऑल्टर्ड डीएनए का सवाल था। अगर ये इतनी जबरदस्त ताकत वाला था तो बड़ी गैंग्स ने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? जब तक कि यह हाउलर्स ग्रुप कुछ अलग ही न हो। अरीना में मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हैरान कोई और नहीं बल्कि नंबा था, इस पूरे बवाल का केंद्र। गैरी को खून के बीच खड़ा देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार कब रोया था या कब से उसने इन भावनाओं को दबा रखा था। उसने स्टाई को हरा दिया इतनी आसानी से। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। हम दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है। फिर फर्क क्या है? ताकत। अगर मैं भी इतना ताकतवर होता तो क्या मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती? क्या मैं अपने परिवार की मदद कर पाता? गैरी, उसने आखिरकार चिल्लाकर कहा जब उसने देखा कि गैरी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। गैरी होश में आया और आवाज की ओर देखा। उनकी नजरें मिली। गैरी ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर बिना रुके वहां से चला गया। वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि उसका दिमाग कई उलझे हुए ख्यालों से भरा था। मैं टॉप 10 में पहुंच गया, उस आदमी को हरा दिया, लेकिन मैंने उसे काट क्यों लिया? वह ठीक तो रहेगा ना? कहीं वह बदल तो नहीं जाएगा? बिली ने भी उस व्हाइट रोज एजेंट को काटा था, मगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। वेयरवुल्फ ऑल्टर्ड को बदल नहीं सकते, है ना?
सब ठीक होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। दूसरी ओर गैरी की दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए अपोलो की मुट्ठी कांप रही थी। उसने हाथ अपनी छाती पर रखा, तेज धड़कते दिल को महसूस करते हुए। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं, बहुत ज्यादा। लिटिल वुल्फ। गैरी ने अपने बिल्कुल नए कमरे का पूरा इस्तेमाल किया, उसमें छुपकर। किशोर यहां तक चला गया कि उसने अगला मील भी स्किप कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना न करना पड़े। अचानक मिली ये अनचाही अटेंशन उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वह इससे कैसे निपटे। बेशक उसकी नॉन प्रेजेंस ने रूमर्स को रोकने में कोई मदद नहीं की, उल्टा अफवाहों की आग और तेज हो गई। हर कोई अजीब वुल्फ ऑल्टर्ड को लेकर नई नई कहानियां गढ़ रहा था। वह आगे क्या करेगा, किस पर हमला करेगा। लेकिन छात्रों की जिज्ञासा सिर्फ गैरी तक सीमित नहीं थी। वे ये जानना भी चाहते थे कि बाकी टॉप रैंकर्स अब उसे कैसे हैंडल करेंगे। वेयरवुल्फ ड्यूल जीत चुका था, इसलिए सभी की रैंक्स एडजस्ट हुई। आमतौर पर यह कोई खास बात नहीं होती, लेकिन इस बार एक फॉर्मर टॉप रैंकर सीधे एएफए में एडवांस होने से डिस्क्वालीफाई हो गया था। अब वह क्या कर सकता था? अकेले लगभग कुछ भी नहीं। गैरी को चैलेंज करना, जब यह साफ हो चुका था कि वह पूरी तरह से अपने ऑल्टर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लगभग सुसाइड के बराबर था। सिर्फ अपोलो जोरियन, स्नोलाइट या वू चैन ही शायद उसके सामने टिक सकते थे, और यह भी डाउटफुल था कि वे अपनी पोजीशन को रिस्क करेंगे जब एडवांसमेंट में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। ऊपर से डूल को खुद एडल्ट्स ने अरेंज किया था ताकि दोनों डूलिस्ट्स के बीच कोई और बैड ब्लड न रहे। तुम्हें क्या लगता है, वह रूमर कि गैरी अब टॉप 3 को चैलेंज करने वाला है? इयन ने पूछा जब वह और इजी एक तय लोकेशन की ओर जा रहे थे। अगर किसी ने मुझे पहले यह कहा होता तो मैं उसे पागल कह देता, लेकिन अब स्टाई के साथ जो उसने किया उसके बाद मुझे नहीं पता, इजी ने सावधानी से जवाब दिया। मैंने पूछा था, लेकिन किसी ने भी उन तीनों को लड़ते हुए नहीं देखा, इसलिए कहना मुश्किल है। इयन रुक गया, उसके चेहरे पर शुद्ध कंफ्यूजन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जगह पर ऐसा कुछ पॉसिबल कैसे हो सकता है। स्टाई ही था जो एक्टिवली लड़ रहा था जब तक वह रैंक 1 नहीं बन गया। उसके बाद वू, स्नो और अपोलो ने उसे ड्यूल के लिए चैलेंज किया, और उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ एक स्ट्राइक में डिफीट कर दिया। इयन ने हवा में कोटेशन मार्क्स बना दिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वे सब शो मैचेस थे, यह सब ठीक उसी से पहले हुआ था जब हम यहां आए। फिर अपोलो ने सुझाव दिया कि टॉप रैंकर्स एक पैक्ट बना ले ताकि सब साथ साथ एडवांस कर सकें। क्योंकि स्टाई ने सबको हराया था, अपोलो के उसके साथ कनेक्शंस थे, और सबको इस अरेंजमेंट से फायदा हो रहा था, इसलिए सभी ने अग्री कर लिया। उसने एक लंबी सांस ली। और फिर हम यहां आए, और अब गैरी ने उनकी छोटी सी यूटोपियन ड्रीम को पूरी तरह से तोड़ दिया। आखिरकार दोनों एक डोर के सामने रुके और नॉक किया। कुछ ही पलों में नंबर बाहर आया, उसका सिर झुका हुआ था। रेडी हो? इजी ने याद दिलाया। हम तीनों ने अग्री किया था, रिमेंबर? दोनों लड़कों ने सिर हिलाकर हामी भरी। गैरी का अपने कमरे में रहना पूरी तरह से बुरा भी नहीं था। उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ कि कब कितना वक्त गुजर गया। यह जगह इतनी लग्जूरियस थी कि देखने समझने के लिए बहुत कुछ था। जेडन की टॉप स्वीट भी इसके सामने फीकी लगती थी, लेकिन गैरी का फेवरेट हिस्सा एक ही था, जकूजी स्टाइल हॉट टब। वह उसमें आराम से बैठा हुआ था। तभी उसने बाहर से छात्रों की आवाजें सुनी। हे, स्टाई है, वापस आ गया। दरवाजे पर नॉक हुई। ग्रीन हेयर्ड स्टूडेंट एक लग्जूरियस बाथरोब पहना और डोर खोल दिया। स्टाई के साथ कुछ टीचर्स थे जो उसे अपना सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे। रूम्स बदलना छात्रों के लिए हमेशा एक अनोइंग प्रोसेस होता था, लेकिन चूंकि यह जगह स्ट्रेंथ को सबसे ऊपर रखती थी, टॉप रैंकर्स को सबसे शानदार रूम्स मिलते थे। इसलिए जब भी कोई टॉप रैंकर हारता और उसे रूम बदलना पड़ता, तो यह एक्स्ट्रा हैसल बन जाता था। स्टाई की हालत ड्यूल के अंत से काफी बेहतर लग रही थी। गैरी के क्लॉस से बने उसके आर्म्स के घाव काफी हद तक भर चुके थे, लेकिन एक जगह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसकी चेस्ट पर बैंडेजेस लगे थे, जिनके बीच से खून रिसकर फैंग मार्क्स को उजागर कर रहा था। हे, नर्वस स्माइल के साथ कहा, तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तुम्हें मीट की क्रेविंग तो नहीं हो रही? और स्मेल्स पहले से अलग तो नहीं लग रहे? सब लोग चौंक गए। वाइल्ड कार्ड न्यूकमर जिसने टॉप रैंकर को हराया था, अब इतना फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, और सबसे अजीब बात, यह एक्टिंग नहीं लग रहा था। गैरी की आवाज में जेन्युइन कंसर्न था, क्योंकि सच यही था। ग्रीन हेयर्ड टीनेजर स्टाई की हालत को लेकर सच में वरीड था, खासकर उसे काटने के बाद।
सिस्टम कर्क को टर्न नहीं कर पाया था, लेकिन वेयरवुल्फ को अपने मोस्टली साइलेंट हेल्पर की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बिली के इंसिडेंट के बाद वह कोई भी सरप्राइज अवॉइड करना चाहता था। सबसे आसान तरीका था सीधे पूछ लेना, लेकिन स्टाई का गैरी से अब कोई लेना देना नहीं था। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और सामान समेटने लगा। किसी ने नोटिस नहीं किया कि गैरी की ओर देखते समय उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा, स्टाई ने सोचा। वह ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, क्या मजाक है? क्या अब उसे एहसास हुआ है कि मैं उसके फैमिली के साथ क्या कर सकता हूं? स्क, अगर अपोलो मुझे इजाजत दे देता। खैर, यह बात बताने की जरूरत नहीं। उम्मीद है वह यहां अपने पूरे स्टे में नाइटमेयर से जूझता रहेगा। कुछ देर बाद स्टाई और एडल्ट्स वहां से चले गए। गैरी जैसे ही वापस हॉट टब की ओर मुड़ने वाला था, डोर पर फिर से नॉक हुई। क्या है, कुछ भूल गए? वेयरवुल्फ ने कहा, और फिर तीन जाने पहचाने चेहरे देखे। होली शिट, तुम्हारा नया रूम तो कमाल का है, इयन बोला, बिना झिझक अंदर घुसते हुए। कोई वंडर नहीं कि तुम बाहर ही नहीं निकले। यहां तो हम 12 लोग भी आराम से आ सकते हैं। उसके पीछे पीछे इजी ने उसे पीठ पर मारा, ये याद दिलाने के लिए कि वे यहां किस लिए आए थे। नंबर हमेशा की तुलना में ज्यादा रिजर्व्ड लग रहा था। तो वेयरवुल्फ ने डोर बंद करते हुए कहा, सिर्फ मेरे नए रूम की ब्यूटी एंजॉय करने आए हो? इजी ने दोनों को अपनी ओर खींचा। तीनों एक साथ नीचे घुटनों के बल बैठ गए। हम यहां एक फेवर मांगने आए हैं, गैरी, इजी ने सिर झुकाए हुए कहा। प्लीज हमें ट्रेन करो। तुम्हारी मदद से हम इस जगह से निकलकर एएफए तक पहुंच सकते हैं। इसके बदले हम तुम्हारी हर जरूरत में मदद करेंगे। अगर मैन पावर चाहिए, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अगर तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, हमारे फैमिलीज तुम्हारी गैंग को सपोर्ट करेंगी। उसने फिर से सिर झुका दिया, यहां तक कि वह जमीन को छूने लगा। हमें एएफए तक पहुंचने में मदद करो, और हम वादा करते हैं, जिंदगी भर हम तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। सिजी की अचानक और पूरे जुनून से की गई गुहार ने गैरी को एक पल के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। वह उनकी बातों को आधा अधूरा समझ पाया था, लेकिन साथ ही सब कुछ जैसे उसके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। सबसे पहले, क्या तुम लोग जमीन से उठ सकते हो? जब तुम इस तरह बर्ताव करते हो तो मुझे अजीब लगता है। हम सब एक ही उम्र के हैं, और मैं भी तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट हूं। हेक, टेक्निकली हम सब अभी भी एएफए के स्टूडेंट कैंडिडेट्स ही हैं। गैरी ने नाक की जड़ को दबाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, तीनों के चेहरों पर उत्सुकता साफ दिख रही थी, क्योंकि हरे बालों वाले उस टीनेजर ने अभी तक उनकी मांग को ठुकराया नहीं था। गैरी को पूरा यकीन था कि इजी बड़ी बड़ी पपी आइज बना रही थी, जिससे बात और भी मुश्किल हो गई। उसका मन हुआ कि वह नजरें ही फेर ले। गैरी, हमें तुमसे ये बात कहने में बहुत हिम्मत लगी है, इयन ने स्वीकार किया। तुम कह रहे हो कि हम सब एक जैसे हैं, और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारे बैज पर लिखा नंबर देखो, फिर हमारे बैज का नंबर देखो। अगर हम अपने तरीके से आगे बढ़े, तो तुम्हारे लेवल तक पहुंचने में हमें महीनों, शायद सालों लग जाए। क्या तुम्हें लगता है कोई भी स्टाई जैसे इंसान को चैलेंज कर सकता है? नंबर के साथ क्या हुआ, वो देखो। जरा संभल कर, गोट ऑल्टर्ड ने पलटकर कहा, और इयन के कंधे पर मुक्का मारा। मैं हारा जरूर, लेकिन कम से कम मैंने टॉप रैंकर्स में से एक के खिलाफ लड़ाई की। मैंने डटकर सामना किया। देखो, ये सब नोबल लगे या जो भी तुम खुद को समझाते हो, इजी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस जगह का पूरा पॉइंट यही है कि टॉप पर पहुंचा जाए और वहां एक हफ्ते तक टिका जाए। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनसे कमजोर हैं। गैरी, हम एक अलायंस बनाना चाहते हैं, सिर्फ हमारे बीच नहीं, बल्कि हमारे फैमिलीज के बीच भी। ऐसी जगह पर हमारे जैसी फैमिलीज यही एक काम कर सकती हैं। गैरी अपने कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। सोचने के लिए वह अक्सर ऐसा करता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऑफर क्या किया जा रहा है। क्या तुम इसे ऐसे समझा सकते हो जैसे मैं 5 साल का हूं? गैरी ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। आइडिया उसे बुरा नहीं लग रहा था। काय ने भी तो उसे कहा था कि स्लॉफ के लिए ज्यादा बिजनेस अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, या एक्सपेंशन के मौके ढूंढे। शायद यही वो मौका था। और क्या ये सच में ठीक है कि तुम लोग अपने फैमिली से बात किए बिना ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो? सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम्हें एक गैंग का सपोर्ट है, और तुम्हारे लिए चीजें अलग तरह से काम करती हैं, इजी ने कहा।
हमारी फैमिलीज ने हम पर इन्वेस्ट किया है, हमें ऑल्टर्ड बनाने के लिए, हमें यहां भेजा ताकि हम काबिल लोगों से मिले और उनके साथ रिश्ते बना सके। टियर 3 टाउन की कोई गैंग भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन हम सबको यकीन है कि फ्यूचर में तुम एक ग्रेट पर्सन बनोगे और हम तुम्हें उस पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करना चाहते हैं। हमारी फैमिलीज का फ्यूचर होने के नाते हमारे पास तुम्हारी मदद करने की पावर है, भले ही शुरुआत में वो थोड़ी लिमिटेड ही क्यों न हो। लेकिन जब हम खुद को प्रूव कर देंगे तो हम तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। इजी ने हाथ आगे बढ़ाया, गेरी से हाथ मिलाने के लिए, लेकिन वेयरवुल्फ अब भी सतर्क नजर से उसे देख रहा था। मेरे पास कुछ ओपन मार्क्स हैं, शायद मुझे उसके साथ बॉन्ड बना लेना चाहिए। कम से कम अगर भविष्य में वो धोखा दे तो मुझे पता चल जाएगा। हालांकि अभी तो वो अपने ऑफर को लेकर सीरियस ही लगती है। मैं ईमानदारी से कहूंगा गैरी, नंबर ने कहा, मुझे किसी पर आसानी से भरोसा नहीं होता और मेरी फैमिली भी ऐसी ही है। शायद मुझे हमारी फैमिलीज के बीच एक मीटिंग अरेंज करनी पड़े, लेकिन तुमने हमारे लिए जो किया है उसके बदले मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, जैसे तुम मेरा दोगे। जैसे उस असेसमेंट में था, वैसे ही इस बार भी हम साथ मिलकर कर सकते हैं। नंबर ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे देखकर इयन ने भी वैसा ही किया। तीनों के हाथ आगे बढ़े हुए थे। गैरी ने सिर के पीछे हाथ खुजाया और आखिरकार अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं एक साथ तीनों से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और ये हमारी अलायंस की शुरुआत होगी। गैरी मुस्कुराया। ट्रेनिंग उसी दिन शुरू हो गई, खासतौर पर रात के समय। अपनी नई प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करते हुए गैरी उन्हें एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम में ले आया ताकि कोई उन्हें देख न सके। उसकी एनर्जी लगभग आधी रह गई थी, लेकिन ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी। वेयरवुल्फ पहले ही ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब वह जितना चाहे उतना खाना ऑर्डर कर सकता था और वह इस सुविधा का पूरा फायदा उठाने वाला था। ट्रेनिंग रूम के अंदर सबसे पहले गैरी ने तीनों से कहा कि वे अपनी पूरी कैपेबिलिटीज दिखाएं। किसी तरह ये उसे उन दिनों की याद दिला रहा था जब वह टीवी पर ऑल्टर्ड फाइटर्स को देख देख कर एनालाइज करता था। फर्क बस इतना था कि अब वह खुद सामने खड़ा होकर उन्हें पॉइंटर्स देने वाला था। अपनी ताकत दिखाने के बाद तीनों ऑल्टर्ड थोड़े थके हुए लग रहे थे और तभी गैरी उनके पास चलता हुआ आया। ठीक है, मैंने काफी देख लिया। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होंगी ताकि तुम सबसे तेजी से इंप्रूव कर सको। सच कहूं तो मेरा यहां ज्यादा समय रुकने का इरादा नहीं है, तो हमारे पास लगभग 1 हफ्ता है। सबसे तेज इंप्रूवमेंट का तरीका यह होगा कि हम तुम्हारी वीकनेसेस से लड़ने की बजाय तुम्हारी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हर कमी को ठीक करें। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सोचो कि तुम्हारी असली स्ट्रेंथ्स क्या है। यह तुम्हारे नेक्स्ट टास्क के लिए बहुत जरूरी होगा। गेरी की बाहें बदलने लगी और वह खुद एक फाइटिंग स्टैंस में आ गया। एक चीज है जो तुम सब में कॉमन है, एक्सपीरियंस की कमी। वो एक्सपीरियंस जहां जिंदगी दांव पर लगी हो। याद रखो मैंने क्या कहा था, और चलो एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। तुम तीनों एक साथ मुझसे लड़ो। गेरी आगे की ओर दौड़ा और उसकी नजर अपने स्टेटस पर गई। एक्सपीरियंस 3788, 5302 में से स्टाई को हराने से अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला था। देखते हैं इन्हें ट्रेन करते हुए लड़ने से भी कुछ एक्सपीरियंस मिलता है या नहीं। अगर मिला तो ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे भी फायदा होगा और मैं लेवल अप के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। अगला दिन कई वजहों से खास था। न सिर्फ उसी दिन असेसमेंट होने वाला था, बल्कि आज आखिरी दिन था जब टॉप रैंकर्स को अपनी रैंक बचाकर रखनी थी ताकि वे आगे बढ़ सकें। यही वजह थी कि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ वाकई दिलचस्प होने वाला है। अगली सुबह इयन, इजी और नंबा कराहते हुए जागे। रात की ट्रेनिंग के बाद उनका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। लगभग आधा घंटा उन्हें स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग में लग गया। तब जाकर उनका दर्द किसी तरह सहने लायक हुआ और ठीक उसी वक्त वे कैंटीन की ओर जाने के लिए तैयार हो पाए। मुझे पता था वो एक मॉन्स्टर है, इयन ने कैंटीन के सामने मिलते हुए कहा, लेकिन अगर यही उसका ट्रेनिंग का तरीका है तो मुझे डर है कि हम यहां जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। सबसे डरावनी बात यह है कि उस बंदे की स्टेमिना कितनी ज्यादा है। शट, अभी मुझे याद आया कि उसने ये सब लगभग खाली पेट किया था। इसका मतलब आज रात और भी बुरा होने वाला है। उसकी स्टेमिना ही अकेली चिंता की बात नहीं है, नंबर ने जोड़ा। इजी की आइडिया की वजह से जब हम तीनों ने मिलकर उसे ट्रैप कर लिया था,
तब भी हम उसे डैमेज नहीं कर पाए और मैंने अपने पंचेस में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी थी। हो सकता है मैं पीक कंडीशन में न रहा हूं, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। ऐसा लगा जैसे मैं लोहे की दीवार पर मुक्के मार रहा हूं। गोट ऑल्टर्ड को पता नहीं था कि गैरी ने उन वारों को महसूस किया था। दुर्भाग्य से वेयरवुल्फ की हाई एंड्योरेंस और बड़ी हेल्थ की वजह से वह पूरी तरह शांत रहा। उसे पता था कि वह दर्जनों पंचेस झेल सकता है बिना अपनी हालत की चिंता किए। वो फाइट्स एनालाइज करने में हैरान कर देने वाला अच्छा है, इजी ने कहा। उसने हमारे बारे में जो पॉइंट्स बताए सब बिल्कुल सही थे। जब तुम लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे, मैंने भी वही चीजें नोटिस की थी। लेकिन फाइट के दौरान ऐसा एनालाइज करना, उसमें उसकी टैलेंट मुझसे साफ एक लेवल ऊपर है। ऐसा लगता है जैसे वो प्रैक्टिकली एएफसी चैंपियन बनने के लिए ही पैदा हुआ हो। तीनों बातें करते हुए कैंटीन में दाखिल हुए। अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। आम दिनों की चिट चैट की जगह हर तरफ धीमी फुसफुसाहटें थी। सब लोग किसी बड़े टकराव का इंतजार कर रहे थे, टॉप रैंकर्स और टॉप 25 के बीच। सही है, मैं लगभग भूल ही गई थी कि आज असेसमेंट से पहले आखिरी दिन है, इजी ने कहा जब वे अपनी टेबल पर बैठे। अपोलो और उसके ग्रुप को बस अपनी पोजीशंस बचाए रखनी है ताकि वे आगे बढ़ सके। चूंकि किसी ने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा है, कुछ लोग जरूर रिस्क लेकर उन्हें चैलेंज करेंगे। कम से कम ज्यादातर स्टूडेंट्स तो यही मान रहे हैं। तो फिर गैरी को किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, इयन ने कहा। सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि आज कुछ होगा भी। नंबर, ऑफेंस मत लेना, लेकिन स्टाई ने तुम्हें हराया था। ये अलग बात है। उसकी फाइट वाकई इंप्रेसिव थी। बाकी टॉप रैंकर्स को भी अपनी एबिलिटीज दिखाते देखना मजेदार होगा। रूमर्स की बात करें, इजी ने खाते हुए कहा, तो मैंने सुना है कि एएफए में हमारा फ्यूचर ट्रीटमेंट इस बात से जुड़ा होगा कि एडवांस होने से पहले हमारी रैंक क्या होती है। लेकिन जिस तरह टॉप रैंकर्स ऊपर वालों को चैलेंज करने के लिए ज्यादा ईगर नहीं दिखते, हो सकता है ये बस टीचर्स की फैलाई हुई बात हो, ताकि हमें लड़ने के लिए उकसाया जा सके। इस नजर से देखें तो ये हमें एक दूसरे से लड़वाने का काफी स्मार्ट तरीका है, उसने आगे कहा। ये उन वीकली असेसमेंट से भी मैच करता है, जहां टीचर्स डिसाइड करते हैं कि किसे कौन सी रैंक मिलेगी, बजाय इसके कि रैंक 11 से 20 वाले स्टूडेंट्स खुद टॉप रैंकर्स बन सके। जो भी टॉप 10 में नहीं पहुंच पाता, उसके पास ऑटोमेटिकली इंसेंटिव होता है कि वो नए टॉप रैंकर्स को चैलेंज करे, इजी ने कहा। इससे किसी के लिए भी एक हफ्ते तक अपनी पोजीशन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बस अपोलो ही था जिसने उस सिस्टम को तोड़ा, नंबर ने इशारा किया। इसलिए कौन जानता है आज हमें किस तरह का असेसमेंट देखने को मिलेगा। एक के बाद एक ढेर सारे डिशेस बाहर लाए जा रहे थे। जिन इंग्रेडिएंट्स से उन्हें बनाया गया था, उनकी कीमत किसी एवरेज टियर 3 फैमिली की सालाना इनकम के बराबर थी। सब लोग इस नज़ारे को घूर रहे थे, लेकिन एक हरे बालों वाला टीनेजर था जिसकी नजरें सिर्फ अपने सामने रखे खाने पर टिकी थी। 5 प्लेट्स के ऊपर अलग अलग तरह के स्टेक्स रखे थे और सबकी एक ही बात कॉमन थी, सभी ब्लू कुक्ड थे। हर प्लेट में 8 से 10 स्टेक्स थे और उनकी खुशबू पूरे कैंटीन में फैल रही थी। तो ये मजाक नहीं कर रहे थे, जो दिल चाहे वही सर्व करेंगे, गैरी ने सोचा। ये बिल्कुल वही है जिसका मैं सपना देख रहा था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसके मुंह से लार टपक रही है। इमेज की कोई चिंता किए बिना उसने इनक्रेडिबल स्पीड से खाना शुरू कर दिया। देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वह चबा भी नहीं रहा, बस ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगल रहा हो। एनर्जी भर जाने के बाद भी वेयरवुल्फ रुका नहीं। आखिरकार सब कुछ फ्री था। उसके हिसाब से हर स्टेक खाने पर वह जैसे पैसे कमा रहा था। मैं तब तक खाऊंगा जब तक पेट फट न जाए, गैरी खुशी से सोच रहा था। इतने छोटे शरीर के हिसाब से तुम काफी ज्यादा खाते हो, अपोलो हंसा जब रैंक 4 वाले स्टूडेंट ने सेकंड सर्विंग मंगाई। ओए वुल्फ बैस्टर्ड, बैच पर नंबर 8 दिखाने वाली लड़की ने शिकायत की। इस टेबल पर और भी लोग हैं, जरा मैनर्स तो रखो। सॉरी, गैरी ने उंगलियों से रस चाटते हुए कहा। उसने नाइफ या फोर्क इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। कई दिनों तक सिर्फ सूप पीने के बाद मुझे सच में इसकी जरूरत थी। आज के बाद तुम लोग चले जाओगे तो उम्मीद है एक दिन के लिए मेरा बिहेवियर टॉलरेट कर लोगे। ऐसा नहीं था कि उसे मैनर्स नहीं आते थे। उसकी मां ने उसे और उसकी बहन को अच्छे से पाला था। बस जिंदगी में पहली बार वह बिना किसी की परवाह किए अपनी मर्जी से जीना चाहता था।
यहाँ ताकत ही सब कुछ थी। और जब न अपोलो ने न उसके दोस्तों ने गेरी के बिहेवियर पर कुछ कहा, तो वेयरवुल्फ ने खुलकर एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट के बाद एक्साइटमेंट और बढ़ गई। ज्यादातर चैलेंजेस और फाइट्स ब्रेकफास्ट और लंच के बीच होते थे, और फिर लंच के बाद भी। जैसे ही सब कैंटीन से बाहर निकले, हर कोई इधर उधर देखने लगा, पहले चैलेंजर की तलाश में। स्टाई एक आवाज गूंजी, और उस स्टूडेंट की ओर इशारा किया गया जिसके बैज पर अब नंबर 5 था। मैं तुम्हारी पोजीशन के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। चैलेंजर रैंक 11 था, वही स्टूडेंट जो गेरी की वजह से टॉप रैंक से बाहर हो गया था। ज्यादातर लोगों को लगा कि उसका गुस्सा जायज है, और चूंकि स्टाई कल की लड़ाई में बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था, संभव है कि आज वह पीक फॉर्म में नन हो। टॉप रैंकर्स के बीच जो पैक्ट था, आज के दिन उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। फाइट के बाद रैंक 11 रूल्स का इस्तेमाल करके बाकी दिन के चैलेंजेस से इनकार कर सकता था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। दोनों फाइटिंग अरीना में पहुंचे और मैच शुरू हुआ। चैलेंजर तुरंत दौड़कर स्टाई पर मुक्का मार बैठा। स्टाई वहीं खड़ा रहा, सब कुछ झेलता रहा। उसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया और जमीन पर ही बना रहा। ये क्या कर रहा है? इजी ने सोचा। अगर ये बस ये मैच जीत ले तो ये एडवांस होकर एकेडमी में पहुंच जाएगा। लेकिन फ्लाई ऑल्टर्ड जमीन पर ही पड़ा रहा। वह तब तक नहीं उठा जब तक मैच ऑफिशियली रिजॉल्व नहीं हो गया और उसके बैज का नंबर बदलकर 6 नहीं हो गया। तभी वह खड़ा हुआ। मैं यहीं रहूंगा, स्टाई ने सोचा, और मैं यकीन दिलाऊंगा कि वो बदनाम गोट खुद ही हार मान ले। उसी और उसके हरे बालों वाले दोस्त की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। उसने उस स्टूडेंट की ओर इशारा किया जिसकी रैंक अब उससे एक ऊपर थी, रैंक 7। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूं। पूरे फैसिलिटी में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि स्टाई का असली मकसद क्या है। यह साफ था कि उसने पिछला मैच जानबूझकर हारा था, लेकिन फिर अब वह अपने ही फेलो टॉप रैंकर को चैलेंज क्यों कर रहा था, और वह भी ऐसे स्टूडेंट को जिसकी रैंक उससे पहले ही नीचे थी। उसका कदम पूरी तरह रूल्स के दायरे में था। नियम बस इतना कहते थे कि जो स्टूडेंट आज फाइट कर चुका हो, वह आगे आने वाले चैलेंजेस को रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा था कि कोई स्टूडेंट कितनी बार दूसरों को चैलेंज कर सकता है। जब तक चैलेंजर को इतनी गंभीर चोट न लगे कि टीचर उसे हीलिंग के लिए बाहर ले जाए, तब तक वह जितना चाहे लड़ सकता था। आमतौर पर एक से ज्यादा फाइट्स सिर्फ लोअर रैंक्स में ही होती थीं, क्योंकि वहां स्ट्रेंथ का अंतर ज्यादा नहीं होता था। रैंक जितनी ऊपर जाती, गैप उतना ही बड़ा होता जाता, और टॉप रैंकर्स के बीच की फाइट्स अक्सर दोनों साइड्स को घायल कर देती थी। लेकिन इस वक्त जो हो रहा था, वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। रैंक 7 वाले स्टूडेंट के पास यह चैलेंज स्वीकार न करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। मैं मैच फॉरफिट करता हूं, स्टाई ने फाइट शुरू होते ही जोर से कहा। यह जानबूझकर हार रहा है, इजी ने सोचा। कोई इतना क्लोज होकर फिनिश लाइन से ऐसा क्यों करेगा? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वजह आई, शायद वह यहीं रहना चाहता है। यह सोचते ही उसने नंबर की ओर देखा, जो काफी टेंस लग रहा था। लगता है हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं, नंबर ने कहा। वह यहां रुककर हमें परेशान करना चाहता है, और हमें से मेरा मतलब है मुझे और गैरी को। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि स्टाई गैरी से कैसे निपटेगा, जब वेयरवुल्फ पहले ही ड्यूल में उसे हरा चुका था। फिर भी नंबर समझ गया था कि आगे उसे काफी सावधानी बरतनी होगी। नहीं, उसने खुद को समझाया, मुझे इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर वह यहां रुक रहा है, तो मैं इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक मैं उसे हरा न दूं। जैसा सबने सोचा था, स्टाई ने नीचे की रैंक्स वालों को चैलेंज करना जारी रखा जब तक उसके बैज पर नंबर 11 नहीं आ गया। फिर वह मुस्कुराया, नंबर की ओर देखा और अपने नए रूम की तरफ चला गया। यार, वो बग वाला बंदा सच में अजीब है, गैरी ने कहा। वही बात जो उस वक्त हर स्टूडेंट के मन में थी। टॉप 25 में मौजूद स्टूडेंट्स की रूमर्स सही निकली थी। वे आज टॉप रैंकर्स को चैलेंज करने वाले थे। लेकिन स्टाई की इस हरकत ने उनकी पूरी प्लानिंग बिगाड़ दी। जिन्होंने भी फ्लाई ऑल्टर्ड को हराया था, वे अब रूल्स के तहत प्रोटेक्टेड थे और आसानी से किसी भी चैलेंज को रिफ्यूज कर सकते थे। इसका मतलब था कि अब सिर्फ टॉप 4 को ही चैलेंज किया जा सकता था। टॉप 25 में से कुछ स्टूडेंट्स ने गेरी की ओर देखा, लेकिन फिर नजरें फेर ली। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा था। जब वे स्टाई को नहीं हरा सकते थे, तो जिसने स्टाई को हराया था उसे चैलेंज करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। सुन, क्यों ना हम ट्राई ही कर लें?
एक स्टूडेंट ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा, खोने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। वर्स्ट केस हमारी रैंक वही रहेगी। बेस्ट केस अगर वे वीक निकले तो हमारी रेपुटेशन बनेगी और शायद अगले हफ्ते कोई हमें चैलेंज करने की हिम्मत न करे। आखिरकार रैंक 15, एक दुबला पतला स्टूडेंट जो ज्यादातर समय ट्रेनिंग रूम में बिताता था, आगे बढ़ा और सीधे वू चेन की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। मैं तो उछल पड़ा। हे अपोलो, तुमने देखा ना, मैं फाइट ढूंढने नहीं गया था, इसने खुद मुझे चुना है। वो एक्साइटमेंट में दूसरे स्टूडेंट्स के सिरों के ऊपर से कूदता हुआ मेन स्टेज की ओर भागा, यहां तक कि एक गंजे स्टूडेंट के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गया। चलो शुरू करें। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। उसका हार्ड ट्रेन शरीर पसीने से चमक रहा था। बॉडी फैट इतना कम था कि मसल्स की हर लाइन साफ दिख रही थी। वह न बहुत बड़ा था, न बल्कि, लेकिन उसके शरीर पर जरा भी एक्स्ट्रा वेट नहीं था। फाइट शुरू होते ही चैलेंजर ट्रांसफॉर्म करने लगा। उसकी रिब्स के पास से एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आर्म्स निकल आया। ट्रांसफॉर्मेशन पूरी भी नहीं हुई थी कि वो पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। रैंक 3 ने उन नए आर्म्स में से एक को पकड़ा और एक ऊपर की किक के साथ उसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया। फिर वो ने जमीन पर, या यूं कहें अपने ओपोनेंट की उंगलियों पर, जोर से पैर पटका। वार इतना जबरदस्त था कि नीचे की फर्श में दरार आ गई और चैलेंजर का पूरा पैर भी बुरी तरह टूट गया। दर्द को झेलते हुए रैंक 15 ने दूसरी ओर के दोनों हाथों से पंच मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके सीने पर एक सीधा पंच पड़ा। वू ने पैर उठाया और स्टूडेंट हवा में उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। टीचर्स ने उसे क्राउड से टकराने से ठीक पहले पकड़ लिया, पूरी तरह से कुचल दिया। इयन बुदबुदाया, मुंह खुला रह गया। ये तो कॉन्टेस्ट ही नहीं था। उसने ऑल्टर्ड फॉर्म भी यूज नहीं किया। लगता है वे सिर्फ रैंक की वजह से वहां नहीं है, उनके पास सच में स्ट्रेंथ है। इजी भी सहमत थी। अगर रैंक 3 इतना मजबूत था तो उसके ऊपर वाले दोनों और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। ये देखकर कि उनके ही एक साथी का क्या हाल हुआ, बाकी किसी भी हाई रैंकर ने स्नो या वू को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। लंच आया और चला गया और शाम हो गई। खाने के दौरान सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, गैरी क्या करेगा? सब लोग मुझसे कुछ करने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? गैरी ने शिकायत की जब इयन ने वही सवाल उससे पूछा। चारों उसके रूम में थे, अगली ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार होते हुए। क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इयन ने कहा। तुम उन्हें चैलेंज कर सकते हो, बिना अपनी रैंक खोने के डर के। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम उनके सामने कहां खड़े हो। अगर अभी नहीं किया तो शायद मौका ही न मिले। मैंने सुना है कि नॉर्मल एकेडमी में स्टूडेंट्स को बिना टीचर की परमिशन के फाइट करने की इजाजत नहीं होती। क्या तुम अपना चांस यूं ही जाने दोगे? मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, गैरी ने कंधे उचका दिए। हाँ, मुझे लड़ना पसंद है, लेकिन अगर डेस्टिनी में लिखा होगा तो मैं उनसे फ्यूचर में कभी न कभी लड़ ही लूंगा। मुझे उनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। एक और वजह थी जिसकी वजह से गैरी कंपेटिटिव महसूस नहीं कर रहा था। वह जानता था कि वह होल्ड बैक नहीं कर पाएगा, चाहे सिंपल स्पार ही क्यों न हो। वू को फाइट करते देखकर वेयरवुल्फ समझ गया था कि जीतने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, और ऐसे में कुछ गलत हो जाने का रिस्क बहुत ज्यादा था। स्टाई के बाद वह फिर से किसी बिली जैसी सिचुएशन नहीं चाहता था। यहाँ के स्टूडेंट्स अंडरडॉग्स या स्लव के गैंग मेंबर्स जैसे नहीं थे। हो सकता है उनमें एरोगेंस हो, लेकिन जहां तक गैरी जानता था उनमें से किसी ने कोई क्राइम नहीं किया था। चलो ट्रेनिंग के लिए चलते हैं, गैरी ने कहा आगे बढ़ते हुए। तुम लोग हमेशा के लिए यहां फंसे रहना तो नहीं चाहते है ना? उसने डोर खोला और लगभग अपोलो के विशाल फ्रेम से टकरा ही गया। अपोलो को उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह नॉक करने ही वाला होगा, गैरी उसी पल अपना डोर खोल देगा। उसका हाथ कुछ पल हवा में ही टिका रह गया, फिर उसने नीचे किया और वेयरवुल्फ की तरफ मुस्कुरा दिया। गैरी के पीछे खड़े तीनों ने हल्के से गल्प किया। उन्हें समझ आ गया था कि ग्रीन हेयर्ड टीनेजर अचानक क्यों रुक गया। दिन लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब कोई फाइट होगी। लेकिन अगर अपोलो यहां खड़ा था तो साफ था वह यूं ही नहीं आया था। तो क्या मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे? अपोलो ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, अजीब सी चुप्पी तोड़ने के लिए। मुझे लगता है ये बैड आइडिया है, गैरी ने तुरंत जवाब दिया, पेट पकड़ते हुए। देखो, मुझे जोर का स्टमक एक है, शायद अर्लियर ज्यादा खा लिया। बाकियों की तरह
गैरी ने भी ये नहीं सोचा था कि ट्रबल खुद उसके पास चलकर आएगा। उसे लगा था कि जब तक वह दूसरों से दूर रहेगा, सब ठीक रहेगा। लेकिन रैंक वन स्टूडेंट ने डोर बंद होने से पहले ही कमरे में कदम रख दिया। तुम्हारा एक्सक्यूज ज्यादा बिलीवेबल नहीं है, अपोलो ने शांत स्वर में कहा। जब तुम्हारे रूम में पहले से 3 विजिटर्स मौजूद हों और तुम्हारा आउटफिट साफ बता रहा हो कि तुम ट्रेनिंग के लिए निकलने वाले थे। डोंट वरी, मैं तुम्हें चैलेंज करने नहीं आया हूं। अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेस्ट कंडीशन में हो। और स्टाई के अगेंस्ट तुम्हारी फाइट में मैंने नोटिस किया था कि यहां, उसने हल्के से गैरी के चेस्ट की ओर इशारा किया, कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है। गैरी को समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। अपोलो सही था। जब हर फाइट पर सबकी नजर हो तो पूरी ताकत से लड़ना सेफ नहीं लगता। मैं बस एक एडवाइस देने आया हूं, जाने से पहले, अपोलो ने आगे कहा। शायद तुम या तुम्हारे फ्रेंड्स ने रूमर सुनी होंगी कि एएफए में ट्रीटमेंट तुम्हारी रैंक पर डिपेंड करता है। वो आधा सच है। दूसरा आधा यह है कि तुम एडवांस कितनी जल्दी करते हो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुम किस रैंक पर एंड करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे फिर से देखना चाहते हो तो कम से कम टॉप 3 में एडवांस करना। एकेडमी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर अपोलो मुड़ा और चला गया। उसके जाते ही गैरी ने अपने पीछे से 3 जोरदार सांसें सुनी। यार, मैं तो बस एक सेकंड दूर था बेड के पीछे छिपने से, इयन ने कहा, दिल थामते हुए। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इजी ने कहा। लेकिन एंड में शायद यही बेस्ट रिजल्ट है। वह बाहर जाने लगी, बाकियों के साथ, लेकिन डोर खोलते हुए उसने पलटकर देखा। गैरी वहीं खड़ा था, फर्श को घूरता हुआ। उसकी फिस्ट हल्के हल्के कांप रही थी। समझ गई, तुम उन लोगों में से हो, इजी मुस्कुराई। अर्थ टू गैरी, ट्रेनिंग का प्रॉमिस याद है ना? पर्सनल ट्रेनिंग रूम में इस बार तीनों वेयरवुल्फ के खिलाफ एक साथ स्पार नहीं कर रहे थे। वार्म अप के बाद गैरी ने हर एक को अलग अलग अपनी बेस्ट स्किल्स यूज करने को कहा। यह वही होमवर्क था जो उसने कल दिया था, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानने और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचने का। यही सबसे तेज तरीका था इस जगह पर स्ट्रांग बनने का। फंडामेंटल्स जरूरी थे, लेकिन तीनों के बेसिक्स पहले से अच्छे थे। उन्हें मास्टर करने में समय लगता, जो उनके पास नहीं था। गैरी चाहता था कि वे कुछ ऐसा डेवलप करें जो उन्हें जल्दी टॉप रैंकर्स के लेवल तक पहुंचा सके। इजी और इयन ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी इंप्रूवमेंट गैरी की उम्मीद से भी तेज थी। इयन अपनी ऑल्टर्ड फॉर्म को बाहर लाने पर फोकस कर रहा था, क्योंकि प्योर स्ट्रेंथ में ज्यादा ग्रोथ मुश्किल थी। इजी की असली ताकत उसकी लॉजिकल थिंकिंग और स्ट्रेटजीज में थी। सच कहें तो गैरी जैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करने से ही वह तेजी से इंप्रूव कर रही थी। गैरी, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूं, नंबर ने कहा जब उसकी बारी आई। तुम्हारे वर्ड्स, जो प्रेशर में झेल रहा था, और आगे बढ़ते रहने की विल, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब तुम्हारी वजह से है। इसलिए अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, केयरफुल रहना और ब्रेस योरसेल्फ। इतना कहते ही गोट ऑल्टर्ड ट्रांसफॉर्म होने लगा और अटैक कर दिया। कुछ ही पलों बाद इयन और इजी पूरी तरह स्टन्ड रह गए। नंबर जमीन पर पड़ा था, हांफता हुआ, पसीने से भीगा। उसके ऊपर खड़ा था पार्शियली ट्रांसफॉर्म्ड गैरी, जिसका शरीर वॉल में जा टकराया था। चारों ओर दरारें फैल चुकी थीं। वार्निंग के लिए थैंक्स, गैरी ने खांसते हुए कहा। मुझे लगता है तुमने इसे पकड़ लिया है। अगले दिन की शुरुआत अनाउंसमेंट से हुई। जिन स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना गया था, वे सभी एएफए के लिए सिलेक्ट हो चुके थे। उन्हें जल्दी जल्दी फैसिलिटी से बाहर निकाला गया, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की भी अपनी ड्यूटीज थी। फिर टीचर्स ने उन्हें आज के असेसमेंट के लिए साथ चलने को कहा। असेसमेंट हर बार अलग होता था, कभी गेम, कभी सिंपल टेस्ट्स। आज दूसरा वाला था। 100 मीटर स्प्रिंट, स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, रिफ्लेक्स टेस्ट, सब कुछ खुले में, बिना किसी सरप्राइज के। ट्रांसफॉर्म करने की इजाजत थी, लेकिन गैरी ने ह्यूमन फॉर्म में ही रहने का फैसला किया। फिर भी उसने पूरी ताकत झोंक दी। अपोलो की एडवाइस उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। सब ध्यान दें, एक टीचर ने आवाज लगाई। स्क्रीन पर सबकी रैंक्स दिखाई जाएंगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अगली बार बेहतर करें, या वो रैंक क्लेम करें जिसके आप हकदार हैं। स्क्रीन फ्लिकर हुई और रिजल्ट्स नीचे से ऊपर की ओर दिखने लगे। सबसे पहले इजी का नाम आया। उसकी न्यू रैंक थी 54। वह पूरी तरह सेटिस्फाइड थी।
कुछ स्टूडेंट्स उसे चैलेंज की नजर से देख रहे थे, लेकिन गैरी की रथलेस ट्रेनिंग के बाद उसे डर नहीं लग रहा था। कुछ ही दिनों में टॉप 50 में जाना भी पॉसिबल लग रहा था। फिर इयन का नाम आया। रैंक 23। बिना ऑल्टर्ड फॉर्म एक्सेस किए ये एक शानदार अचीवमेंट थी। इजी की तरह वह भी चैलेंजेस से डर नहीं रहा था, बल्कि उन्हें वेलकम कर रहा था। शायद यही पुश से पार्शियल ट्रांसफॉर्म तक पहुंचा दे। उसके बाद नंबर, वह सबसे बड़ा सरप्राइज था। रैंक 15। आखिर में स्टाई के ठीक बाद गैरी का नाम दिखाई दिया। अगर ट्रांसफॉर्म करता तो और बेहतर कर सकता था, गैरी ने सोचा। फिर भी रैंक 1 मिल गया। क्या टीचर्स ने यह फैक्ट कंसिडर किया? फैसिलिटी में रहते हुए उसे काफी समय हो चुका था, और उसी सुबह सिस्टम ने उसे याद दिलाया था कि समय यूं ही वेस्ट नहीं किया जा सकता। 15 दिन रिमेनिंग नेक्स्ट फुल मून तक। मुझे इस हफ्ते को किसी भी हालत में पास करना ही होगा।